विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान अन्य गहन मनोविज्ञानों के साथ मिलकर अंतर्मन के अनुभवों की जटिलताओं को खोलने का प्रयास करता है ताकि अंतर्निहित गहराइयों को उनकी संपूर्ण समृद्धि के साथ खोजा जा सके। जब ऐसा विश्लेषण किया जाता है तो सतही दिखावटें दूर हो जाती हैं और मन की अंतर्निहित परतें उजागर हो जाती हैं। चिकित्सक जितना अधिक कुशल और रचनात्मक होता है, उतना ही व्यापक और समृद्ध जुड़ावों का जाल और अचेतन संबंध एक सीधे साधे दिखने वाले लक्षण के नीचे प्रकट होते हैं। अकेलेपन को अक्सर अन्य लोगों से संपर्क टूटने की अनुभूति या अलगाव की भावना से जोड़ा जाता है और इसे अक्सर अवसाद के कारणों में गिना जाता है। इस संदर्भ में जुंग की 1961 की आत्मकथा स्मृतियाँ सपने और चिंतन में दिए गए संदर्भों के साथ देखा जाता है तो एक अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। जुंग के अपने जीवन में हम देख सकते हैं अकेलापन जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर लगातार उभरता हुआ एक विषय रहा है। उनके पूरे जीवन को परिभाषित करने वाले इस एकांकीपन के बीच उनके जीवन के पहले 9 वर्षों के दौरान भाई बहनों के अभाव में निहित हैं। वे पहले से ही खुद को संवेदनशीलता और कम कोमलता के गुणों से युक्त मानते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने तरीके से अकेले खेलता था। मैं किसी से दखल नहीं चाहता था। मुझे किसी की भी नज़र में रहना या किसी के द्वारा आंका जाना बर्दाश्त नहीं होता था। अपने जीवन काल में जब भी जुंग रचनात्मक कार्यों में मग्न होते थे, वे अकेले अपने झील किनारे बने टावर, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, में चले जाते थे, जहां उनका एकांत उन्हें अवचेतन की शक्तियों से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर देता था, जो उनके जीवन का उद्देश्य बनने वाला था। यहाँ वे अक्सर झील के किनारे पत्थरों से घंटों खेलते रहते, जब तक कि उनके विचार अंकुरित नहीं हो जाते। 11 वर्ष की आयु में किशोर जुंग भयानक स्वप्न छवियों से परेशान थे, जैसे कि एक भूमिगत गुफा में स्थित एक विशाल एक आँख वाले लिंग का दृश्य और अस्पष्ट लेकिन परेशान करने वाले दिवा स्वप्न, जो उन्हें आशंकाओं से भर देते थे, जैसे कि एक उभार का दृश्य जो आकाश से नीचे गिरने और उनके गृह नगर बेसल के गिरजाघर की छत को चकनाचूर करने की धमकी दे रहा था। ऐसे आंतरिक अनुभवों ने उन्हें इतना भय और शर्म से भर दिया कि वे सहज रूप से जानते थे कि कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उनकी प्यारी माँ भी नहीं, जिससे वे अपनी मन की बात कह सकें। बचपन से ही इन सभी मामलों पर एक सख्त वर्जना छाई हुई थी। मेरी पूरी युवावस्था रहस्यों से भरी रही और इसने मुझे लगभग असहनीय अकेलापन पैदा कर दिया। हालांकि एकांत की ऐसी भावनाओं के दर्द ने उन्हें स्पष्ट रूप से बहुत पीड़ा दी, फिर भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में जुंग इस बात को समझा कि रहस्य रखना, अज्ञात चीज़ों का पूर्वाभास होना महत्वपूर्ण है। अप्रत्याशित और अविश्वसनीय चीज़ें इसी दुनिया का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है मानो एकांत ही वे कीमत है जो देवता उन लोगों से मांगते हैं जिनके साथ में कोई विशेष गुण ज्ञान साझा करते हैं। एकांत वह विद्यालय बन जाता है जिसमें व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में अपनी विशिष्टता को सहन करना सीखना पड़ता है, और वास्तव में यही विषय जुंग के बाद के लेखन का मूल आधार बना, जो उन्होंने व्यक्तिकरण के विषय पर लिखा था। यह एहसास कि अकेलापन अपने आसपास लोगों की कमी से नहीं आता, बल्कि उन चीज़ों को व्यक्त करने में असमर्थता से आता है जो स्वयं के लिए महत्वपूर्ण लगती हैं, या कुछ ऐसे विचारों को मानने से आता है जिन्हें दूसरे अस्वीकार्य मानते हैं, ने जुंग को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे से अधिक जानता है तो वे अकेला हो जाता है,
इस प्रकार का अकेलापन जो व्यक्ति की चेतना के विस्तार से सीधे उत्पन्न होता है की तुलना अदन के बागीचे में आदम और हव्वा के मामले में ईश्वर के दंडात्मक प्रतिशोध से या देवताओं से अग्नि चुराने के बाद प्रोमेथियस के क्रूर भाग से की जा सकती है। 38 वर्ष की आयु में और ज्यूरिक अस्पताल के चिकित्सा संकाय में 9 वर्षों तक सेवा करने के बाद जुंग को अचानक महसूस हुआ कि अपने अवचेतन मन से चल रहे संघर्ष के कारण उनके पेशेवर करियर को जारी रखना अब संभव नहीं है। उन्होंने अपने छात्रों के प्रति न्याय संगत रहते हुए शिक्षण पद छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मेरे इस निर्णय का परिणाम अत्यधिक अकेलापन था। मैंने बाहरी दुनिया और छवियों की आंतरिक दुनिया के बीच की खाई को उसके सबसे दर्दनाक रूप में महसूस किया। हालांकि अलगाव की इस भावना ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति और भी अधिक दृढ़ संकल्पित किया। वृद्धावस्था में ही जीवन भर कल्पनाओं की आंतरिक दुनिया और बाहरी वास्तविकता को जोड़ने के प्रयास के बाद जुंग अपने जीवन के संपूर्ण परिदृश्य में एकांत की मध्यस्थ भूमिका के बारे में अंतिम निर्णय देते हैं। उनकी आत्मकथा का अंतिम वाक्य जुंग के आंतरिक और बाहरी अनुभवों को जोड़ने में एकांत द्वारा निभाई गई विरोधाभासी भूमिका को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है मानो वह अलगाव जिसने मुझे इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रखा अब मेरी अपनी आंतरिक दुनिया में स्थानांतरित हो गया है और इसने मुझे स्वयं से एक अप्रत्याशित अपरिचितता का अनुभव कराया है। कभी कभी जब अकेलेपन में व्याकुल लोग मदद के लिए चिकित्सक के पास जाते उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती, क्योंकि मनोचिकित्सक की कुछ शाखाएं ऐसे लक्षणों को किसी विशेष आघात के कारण होने वाली बचकानी हरकत मानकर उनका इलाज करती हैं। चिकित्सक की ये नकारात्मक प्रक्रिया केवल रोगी के आत्मघृणा को ही बढ़ाती है। जुंग इसके विपरीत इस कार्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, जो रोगी को मानसिक पूर्णता प्राप्त करने के अपने समग्र लक्ष्य में अकेलेपन के महत्व को समझाकर उसे सहन में मदद करता है। भले ही अकेलेपन को जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल न ढल पाने का परिणाम माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष अपनी वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां और झगड़ों की एक श्रृंखला का अनुभव करता है, तो रिश्ते के टूटने के कगार पर पहुंचकर उसे मदद लेने के लिए मजबूर कर देती है। जुंग संचार में इस तरह की टूटन के सकारात्मक प्रभावों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वे अपने अलगाव को महसूस करेगा और अपने अकेलेपन में ये समझना शुरू कर देगा कि उसने ही ये अलगाव पैदा किया है। जुंग के अनुयायियों के अनुसार बाहरी रिश्तों में गड़बड़ी, जैसे पति पत्नी के बीच, अक्सर आंतरिक जुड़ाव की कमी को दर्शाती है। इस प्रकार पुरुष के मामले में उसके आंतरिक विपरीत लिंगी घटक, जिसे जुंग ने एनीमा कहा है, की उपेक्षा विपरीत लिंग के साथ संबंधों से जुड़ी अधिकांश बाहरी समस्याओं का कारण होती है। महिला का भी यही हाल होता है जब वे अपने एनिमस से संपर्क में नहीं होती। इस प्रकार अकेलापन न केवल दूसरों के साथ हमारे संबंधों में किसी कमी का संकेत हो सकता है, बल्कि ये हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था में किसी कमी के प्रति हमारी जागरूकता को भी बढ़ा सकता है।